सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आई थिंक तुम लोग बढ़िया होगे, सब मस्त कर रहे हो एकदम। आज मेरा ये केमिस्ट्री का क्लास 10th का सेकंड लेक्चर होने वाला है ऑन द बेस ऑन फर्स्ट चैप्टर। ओके, हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम लोग समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और ये जानेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस चैप्टर का बहुत मेजर पार्ट है जो कि आगे भी पूछा जाता है और आगे बहुत काम आने वाला है। सब कुछ तैयार होके बैठ जाओ, कोई आलसपन नहीं, कोई नींद नहीं, एकदम मस्त आराम से बिंदास बैठो और कॉपी के साथ बैठना कि साथ में लिखते जाओ एंड नोट करते जाओ सारा कुछ, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा इन फ्यूचर यूज़। हम नोट्स बनाना प्रेफर भी करते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as chemical equation. chemical equation क्या हुआ कि कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड उसमें जो भी इन्वॉल्व है, कुछ भी, चाहे एज अ रिएक्टेंट, एज अ प्रोडक्ट, एज अ कैटलिस्ट, एज अ कुछ भी उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, उस चीज को सिंबल और फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करना, उसी चीज को लिखना इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है? जैसे वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बन रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो यूज हुआ और उसके साथ जो चीज यूज होगा जिससे वो वाटर बनेगा, उस चीज को सिंबल और फॉर्मूला के वे में रिप्रेजेंट करना है। ऐसे नहीं कि लिख दिए वाटर प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू वाटर, मतलब ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू वाटर, नहीं, ये नहीं हुआ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन सिंबल और फॉर्मूला में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। डाइल्यूट मतलब क्या हुआ, तुम लोग जानते होगे, कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट किया जाता है। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, जो जनरली रिएक्शन में डाइल्यूट को ही लिया जाता है, डाइल्यूट एसिड को ही। जो कंसेंट्रेटेड एसिड होता है मतलब वो बहुत हार्मफुल, बहुत डेंजरस होता है। फिर उसके बाद उसको डाइल्यूट किया जाता है वाटर मिला के, उसका कंसेंट्रेशन कम किया जाता है। तो उसको डाइल्यूट करने के बाद जनरली रिएक्शन यूज करते हैं हम लोग। कई जगह कंसेंट्रेटेड भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कंसेंट्रेटेड यूज ही नहीं होता है। ठीक है, तो क्या किए, जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाए, तो क्या बना वहां पे, जिंक सल्फेट बना एंड हाइड्रोजन गैस बना। जिंक सल्फेट और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। दिस रिएक्शन, अब देखो इसको वर्ड में पहले लिखे हैं, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है हम लोग को, जिंक सल्फेट देता है और हाइड्रोजन देता है। ठीक है, बात सुनो, तो समझो ये रिएक्टेंट हुआ, मतलब ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर रिएक्ट करके क्या बन रहा है, एरो के राइट हैंड साइड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। समझा? ये हुआ वर्ड इक्वेशन लिखने का। दिस इज नोन एज द वर्ड इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। वी कैन चेंज दिस वर्ड इक्वेशन, हम लोग चेंज कर सकते हैं इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में। देखो यही केमिकल इक्वेशन को हम लोग को पढ़ना है। इसी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय राइटिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस इन प्लेस ऑफ देयर नेम। तुम लोग क्लास 9th में वैलेंसीज, कंपाउंड फॉर्मेशन, कैसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दो तीन एलिमेंट को मिला के वैलेंसी उनका कैसे इंटरचेंज होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में तुम लोग 9th में पढ़े होंगे। ओके, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड के बारे में, और इस चैप्टर में या फिर पूरे केमिस्ट्री में हम लोग जो भी रिएक्शंस, जो भी कंपाउंड का हम लोग जिक्र करेंगे और जो बार बार आते रहेगा, उन सबको याद रखने का। जैसे जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन गैस, ये सब बहुत यूज होगा, कॉमन यूज होगा, तो पहले बात तो याद हो जाएगा। याद नहीं हो तो याद रखना होगा, क्योंकि जो एग्जाम में मान लो पूछा गया तो फिर उसमें तुमको हर चीज बता के नहीं आएगा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, नहीं, वो आना चाहिए तुमको। हाँ, कुछ जैसे ऑक्जेलिक एसिड बोल दिया तो शायद नहीं आता, तो शायद वो दे दे, बट H2SO4, HNO3, HCl ये सब नहीं देगा तुमको। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। अब इसी वर्ड इक्वेशन क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में लिखना है। तो जिंक को कैसे लिखते हैं हम लोग, Zn से लिखते हैं। जिंक क्या है, जिंक जो मेटल है वो एक एलिमेंट है, तो Zn से डिनोट किए। सल्फ्यूरिक एसिड एक फॉर्मूला होगा इस कंपाउंड का, वो क्या है, H2SO4। जिंक सल्फेट भी एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, ZnSO4, उसको उसका कंपाउंड का नाम है। ठीक, और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, बट हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का बात हो रहा है, H2 जो कि एक मॉलिक्यूल है। तो H2
इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो H2SO4 ये कैसे होता है समझ में आता है ना, ये वैलेंसीज यहाँ पे H2 कैसे आया है, ZnSO4 कैसे, अगर नहीं आता है तो प्लीज क्लास 9th का एक बार वैलेंसीज रेफर करो, क्योंकि फिर आगे प्रॉब्लम हो सकता है और होगा, हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि काम आने वाला है इस चीज का, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको किस में लिखना है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। सो तो हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर लिए, Zn प्लस H2SO4 प्लस इसी जो क्या देता है ZnSO4 प्लस H2, ये रिएक्टेंट साइड हुआ, ये प्रोडक्ट साइड हुआ, ठीक है। द सबस्टांसेस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, जो सबस्टांसेस कंबाइन करते रिएक्ट करते हैं वो क्या हुए, रिएक्टेंट हुए। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, रिएक्टेंट है। द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्टेंट होते हैं उनको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है इन एन इक्वेशन विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। मतलब प्लस साइन क्यों लिखते हैं, क्योंकि दो चीज ऐड हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है, इसलिए प्लस साइन लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिखे रिएक्टेंट को, जो रिएक्ट कर रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखे, और उसमें प्लस साइन क्यों लगा, क्योंकि दो चीज ऐड हो रहा होगा, दो कंपाउंड होगा, दो एलिमेंट होगा, दो मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, दो चीज ऐड हो रहा होगा तभी ना एक तीसरा चीज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एक प्लस साइन से डिनोट किए। द न्यू सबस्टांसेज, द न्यू सबस्टांसेज प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट, जो न्यू सबस्टांस बना एक रिएक्शन में उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट इन दिस केस। देखो इस केस में क्या है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन दोनों प्रोडक्ट है, ठीक। इसको राइट हैंड साइड लिखते हैं इक्वेशन के विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, बीच में प्लस साइन डालते हैं, ओके। द एरो साइन, अब ये जो एरो है, जो एरो क्या है ये, द पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दिस एरो इंडिकेट्स दैट द सबस्टांसेस रिटन ऑन द लेफ्ट साइड आर कंबाइनिंग टू गिव द सबस्टांसेस। मतलब ये एरो ये दिखा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो सबस्टांसेस है वो फॉर्म कर रहा है राइट हैंड साइड में जो सबस्टांसेस है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड क्या हुआ प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, ये चीज एरो दिखा रहा है। और अगर इसी एरो को तुम पलट दो, मान लो इस एरो जो अभी राइट हैंड साइड में दिखा रहा है वो शो करने लगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बताएगा कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में बन रहा है। बात समझ में आ गया एरो का काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग आगे, तो चीजों को समझना बुझना बहुत जरूरी है, और एकदम तो चिल रहने का, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सब चीज में। चलो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज, अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सो अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो नाम से पता चल रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस मतलब दोनों चीज बैलेंस होना चाहिए, क्या, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो क्या बैलेंस होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स या जो भी कंपाउंड्स या जो भी एटम्स यूज हो रहे हैं उन सब का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो नंबर ऑफ एटम्स यूज है, जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स यूज है, वो सब सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम कंपाउंड या फिर सेम एलिमेंट तो फॉर्म हो नहीं रहा होगा शायद, बहुत कम केस में होता है कि सेम का सेम रह जाता है, वो ऐसा कैटलिस्ट जो यूज हो रहा होता है वही होता है। सो रिएक्टेंट चेंज करेगा प्रोडक्ट में, तो कंपाउंड तो शायद सेम ना रहे, बट जो एलिमेंट्स यूज होगा उसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसी एग्जाम्पल में जिसको देखे हम लोग, Zn प्लस H2SO4। देखो यहाँ पे Zn कितना था, एक था, एक एलिमेंट लिए Zn का, एक एटम लिए। फिर यहाँ पे H2SO4 में देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन एंड वन सल्फर, वन सल्फर एटम। देखो हर एक एलिमेंट का हम लोग बात करेंगे, हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का बात नहीं करने लगेंगे ऐसे SO4 पूरा ले लिए, नहीं, हर एक एलिमेंट का बात करेंगे। और चार ऑक्सीजन है, ठीक है, और क्या है, 4 ऑक्सीजन एटम है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो एक Zn लिए, और देखो दो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन का आइटम है रिएक्टेंट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में भी ये इतना ही निकलना चाहिए, कॉम्बिनेशन या कंपाउंड कुछ और भी फॉर्म हो सकता है, बट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आइटम्स है वो सेम ही होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पे देखो, अब इसमें आओ, ZnSO4, इसमें कितना Zn है, एक Zn है। तो चलो एक तो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गया, एक Zn रिएक्टेंट में भी था, एक Zn प्रोडक्ट में भी आया। SO4 में कितना S है, एक सल्फर एटम, चलो ये भी हो गया सही, और 4 ऑक्सीजन है, चलो ये भी सही हो गया। मतलब क्या क्या मैच कर गया, एक Zn है, एक सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक। और यहाँ देखो दो हाइड्रोजन एटम भी आ गया, जो कि यहाँ दो हाइड्रोजन एटम था। सो मीन्स ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हुआ। ये क्या हुआ, बैलेंस केमिकल रिएक्शन,
बात समझ में? बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड या फिर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम ही होना चाहिए। हर एलिमेंट जो भी उस रिएक्शन में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक नहीं है तो चलेगा, नहीं, हर रिएक्टेंट का हर एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट शुड बी सेम, नंबर ऑफ एटम शुड बी सेम। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, एक और एक से ज्यादा एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट का नंबर जो होता है वो चेंज हो सकता है, चेंज होता है, वो डिफरेंट होता है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज डिफरेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट इज डिफरेंट। ओके, इसको कहते हैं अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है? ये वाटर बन रहा है। ये तो तुम लोग जानते हो वाटर बन रहा है भाई, वाटर का H2O फॉर्मूला बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। ये ऑक्सीजन हुआ एंड ये हाइड्रोजन हुआ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O दे रहा है, वाटर दे रहा है। अब देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का यूज, दो हाइड्रोजन एटम्स का यूज किया गया, 2 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स का यूज किया गया, 2 ऑक्सीजन एटम्स का यूज किया गया। अब देखते प्रोडक्ट साइड क्या है, ये प्रोडक्ट साइड हुआ, इसमें क्या 2 हाइड्रोजन एटम का तो यूज हो गया, चलो भाई 2 हाइड्रोजन एटम का यूज हो गया है। ठीक, ये और ये तो सही हो गया, केमिस्ट्री बैठ गया ये सही से। बट यहाँ एक ही ऑक्सीजन एटम का यूज हुआ है, 1 ऑक्सीजन एटम का यूज हुआ है। ये कैसा इक्वेशन हुआ, मतलब समझ रहे हो? देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ एक ही ऑक्सीजन एटम है, मतलब तुम रिएक्टेंट में करवाए हो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन लिए और फिर एक ही ऑक्सीजन निकला और 2 हाइड्रोजन निकल गया, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया? तो ये हुआ अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया? ठीक है, एग्जांपल क्लियर है? मतलब नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स यूज्ड इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड इन प्रोडक्ट इज डिफरेंट। वन और मोर एलिमेंट का भी हो सकता है, यहाँ से ओ का है, और भी एलिमेंट्स और भी ऐसा रिएक्शन हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफर हो। ठीक, इसमें अब कुछ कुछ पॉइंट है जो कि बताते हैं आपको। सिंस द नंबर ऑफ एटम्स of various elements in reactant and product is unequal होता है, we can say that an unbalanced equation has an unequal masses of various elements in reactant and product। मतलब क्या हुआ? अब देखो, मान लो रिएक्टेंट में कैसे था, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट में क्या एक ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा इन लेफ्ट हैंड साइड इज डिफरेंट इन राइट हैंड साइड। मतलब तो गया कहाँ फिर वो ऑक्सीजन एटम, गया कहाँ? वो ऑक्सीजन एटम हवा में, तो हवा में उड़ा तो भी तुम लोग उस केमिकल रिएक्शन में लिखना है ना, वो मिसिंग पार्ट है। और अब इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि मास डिफरेंट हो रहा है, जो ऑक्सीजन का मास, जो ऑक्सीजन हम लोग लिए होंगे रिएक्टेंट साइड में, उतना मास निकल ही नहीं रहा है प्रोडक्ट में। अब सिंस दिस हाउ एवर कैन नॉट हैपन, ये हो ही नहीं सकता है, क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देखो इस चीज को याद रखें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कोई भी मैटर को क्रिएट भी नहीं किया सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। मतलब तुम केमिकल रिएक्शन में ना कोई मास को क्रिएट कर सकते हो, ना कोई मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वो जैसे कैसे एनर्जी होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये एनर्जी था। बट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो इक्वल ही होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल ही होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज रिएक्टेंट में आए और वो डिफरेंट निकल जाए प्रोडक्ट में। बात समझ में आ गया? So this means that the total mass of all the reactant must be equal to the total mass of the product। मतलब total mass दोनों का सेम होना चाहिए of the reactant and the product। टोटल मास सेम कैसे होगा? जब ऑक्सीजन, जब सेम नंबर ऑफ एटम्स होगी तभी ना सेम नंबर ऑफ मास निकलेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। मतलब एटम का जो मास है वो सेम कब होगा? जब सेम एटम निकलेंगे रिजल्ट में, तभी ना भैया। बात समझ रहे हो तुम मेरे बात को? 2 ऑक्सीजन एटम का जितना मास होगा वो तभी ना पूरा होगा प्रोडक्ट में, जब 2 ऑक्सीजन एटम निकलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 4 हाइड्रोजन एटम निकल जाए तो 2 ऑक्सीजन का मास पूरा कर देंगे, नहीं। दो ऑक्सीजन एटम का मास 2 ऑक्सीजन एटम ही पूरा करेंगे, और वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों का नंबर सेम होना चाहिए।
पिछले केस में नहीं था, तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बट ये पॉसिबल ही नहीं होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, it is obvious that we have to make the number of different type of atoms equal on both the sides। हम लोग को दोनों साइड इक्वल रखना है, टाइप ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ये तो क्लियर हो गया, दोनों को इक्वल रखना है। टू मेक द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इसी को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मीन्स किसी रिएक्शन या किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स यूज्ड इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स यूज इन द प्रोडक्ट। तो जैसे 2 ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट की तरफ यूज हो रहा है, वैसे ही 2 ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट में भी यूज होना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। बैलेंसिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को सेम होना चाहिए, दोनों को इक्वल होना चाहिए, दोनों का मासेस इक्वल होगा, दोनों एटम या एलिमेंट सेम होगा तो दोनों का मास तो इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है यार। ठीक है, चलो। सो it should be noted that the chemical equations are balanced to satisfy the law of conservation of mass in chemical reaction। केमिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई इसलिए किया जाता है क्योंकि वो लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके। वो लॉ एक यूनिवर्सल लॉ की तरह है जो कि कभी काटा नहीं जा सकता, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा ये इक्वल ही इक्वल रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करते हैं। ठीक, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन समझ गए तुम लोग, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नोट्स बनाते जाना। यहाँ पे देखो डेफिनेशन है, टू मेक द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं वापस अपने पहले वाले रिएक्शन की तरफ। देखो अब बैलेंस करने के लिए करेंगे क्या, ठीक है। सो टू बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला by the smallest possible figure, मतलब do not change the formula to balance the equation। पहली बात तो सबसे पहला चीज फॉर्मूला को चेंज मत कर देना। ऐसा नहीं कि H2 लिखा हुआ है तो इसको क्या कर दिए, इसको H2 लिखा हुआ तो इसको H4 बना दिए, या फिर इसको O2 लिखा हुआ तो इसको O2 को काट दिए O कर दिए। अगर ऐसा करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि अच्छा एक ही O निकाल रहा है प्रोडक्ट में, हम क्या करते हैं एक O रिएक्टेंट में O2 की जगह O कर देते हैं, हो गया सेम। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ जो यहाँ पे यूज हो रहा होगा, ये O2 अगर O2 के फॉर्म में यूज हो रहा है तो O2 के फॉर्म में ही वो रहेगा। तुमको क्या करना है कि पूरे रिएक्शन में कॉमन मल्टीपल या कॉमन से मल्टीप्लाई करके तुम लोग को निकालना है। जैसे मान लो कि हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करें कि दोनों का नंबर सेम आ जाए, समझ रहे हो। देखो हम लोग के पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक, और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन पहले से है। अब देखो दोनों कंबाइंड है साथ में, ठीक है, तो दोनों अगर हम किसी एक को छेड़ेंगे तो दोनों छिड़ेगा। मतलब अगर किसी एक को 2 या 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को भी 2 या 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करें इसके लिए। तो देखो 2 ऑक्सीजन आइटम लाना है हम लोग को। 2 ऑक्सीजन आइटम लाने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर, मतलब 2 वाटर का मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक, 2 वाटर का मॉलिक्यूल लिए, तब हम लोग को अब क्या निकल गया, न्यू रिजल्ट। 2 ऑक्सीजन आइटम तो हो गया, 2 ऑक्सीजन आइटम निकल गया, लेकिन हाइड्रोजन आइटम कितना हो गया, 2 × 2 4 हाइड्रोजन आइटम हो गया, मतलब 4 हाइड्रोजन आइटम अब टोटल हो गया। अब रिएक्टेंट में फिर गड़बड़ आ गया, रिएक्टेंट में यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन आइटम था और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आइटम था, ये अब सेटिस्फाई किया तो ये गड़बड़ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट में भी जाके हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट फिगर से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि सीधा 10 पे ही पहुंच गए, नहीं, 1 से तो करोगे नहीं भाई, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। 2 से स्टार्ट करना है मिनिमम, 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ना है। 2 से काम नहीं बन रहा है तो 3 को लाए, 3 से काम नहीं बन रहा है 4 को लाए, 4 से काम नहीं बन रहा है 5 को लाए, ऐसे जाना है। ऐसे नहीं कि सीधे 10 से कूदे और सीधे 10 से बैलेंस कर दिए, नहीं। ओके, स्मॉलेस्ट फिगर से स्टार्ट करना है। सो 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन को। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब देखो अब यहाँ पे आ गया 4 हाइड्रोजन आइटम, समझ रहे हो, 4 हाइड्रोजन आइटम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आइटम है, और अब रिजल्ट में क्या है, देखो 2 ऑक्सीजन आइटम आ गया और 4 हाइड्रोजन आइटम आ गया। सो एट लास्ट केमिकल इक्वेशन क्या निकला, 2H2 plus O2 gives 2H2O, मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलता है। ये 2 क्या कह रहा है, ये 2 कह रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वाटर बन गया। ओके, सो इसी को ऐसे ही होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम लोग 3-4 केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और फिर हम 2-3 होमवर्क दे देंगे तुम लोग को, ठीक है। और उसके बाद अभी के लिए टॉपिक दी एंड करेंगे, क्योंकि तुम लोग को वो 2-3 ट्राई करना है और फिर अपने बुक्स को खोल के एनसीईआरटी हो या किसी अदर रेफरेंस बुक हो, और अगर कोई बुक नहीं भी हो तो फिर यूट्यूब पे जाके या कहीं और जाके डिफरेंट क्वेश्चन सर्च मारने, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन सर्च मारना है और उस चीज़ को बैलेंस करना है खुद से। और अगर तब भी तुमको वो भी नहीं करने का, सीधे गूगल पे जाओ और लिखो डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को 4-5 ले लो, उसको खुद से बैलेंस करो। खुद से करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा रादर देन हम करते जाएंगे। 3 हम बना देंगे, 2 से 3, और फिर तुम लोग को 3 हम खुद होमवर्क देंगे और फिर तुम लोग आगे खुद से भी ट्राई करना, क्योंकि ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलो अब अगले पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे हम वर्ड रिएक्शन लिए हैं, इसको हम तुम लोग के सामने खुद पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। तो वर्ड रिएक्शन को पहले कन्वर्ट करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन में। चलो, तो ये मीथेन को क्या लिखते हैं हम लोग? मीथेन को लिखते हैं CH4, ठीक। मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला? CH4, एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। ओके, गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब तुम बोलोगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिर्फ बात किया तो ऑक्सीजन एटम लेते हैं ना, 1 ऑक्सीजन लेते हैं। तो समझो रिएक्शन में कभी भी ऑक्सीजन का भी एक यूज नहीं होता है, या फिर हाइड्रोजन का भी एक नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि H+ लिख दिए, नहीं, अगर हाइड्रोजन लिखा हो तो H2 ही होगा। और अगर तुमको एक ही ऑक्सीजन यूज करवाना है रिएक्शन में, एक ही ऑक्सीजन यूज होना चाहिए, तो इसको क्या किया जाता है, हम लोग हाफ से आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ। सो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ऑक्सीजन एटम यूज हो रहा है। लेकिन कभी भी हमेशा O2 ही लगता है एज अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो। बात समझ? और ये क्यों होता है, क्योंकि तुम लोग को 9th में पढ़ लिए गए होगे, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स एज एन एलिमेंट कभी रिएक्शन में काम ही नहीं करते, वो एज अ मॉलिक्यूल ही आते हैं, वो एज अ सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, एग्जिस्ट ही नहीं। जैसे जिंक मेटल Zn, एक Zn एग्जिस्ट करता है, बट एक सिंगल ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा कंबाइन करेगा। एक हाइड्रोजन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो हमेशा कंबाइन करेगा, चाहे किसी और एलिमेंट के साथ करे या फिर अपने एक और हाइड्रोजन H2 के साथ कर ले। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग हमेशा ऑक्सीजन को उसे कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, जो जनरल ऑक्सीजन है, ठीक। सो ऑक्सीजन को भी क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं हम लोग। अभी हाफ का जरूरत नहीं है तो नहीं लाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो गया, एंड प्लस वाटर का तो देखिए हम लोग अभी H2O, ठीक। अब देखो यहाँ पे पहले अब देखते हैं है कि नहीं बैलेंस और अनबैलेंस। सो देखो, कार्बन का एक, तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम था, यहाँ पे कार्बन का एक एटम। हाइड्रोजन का 4 एटम, और देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं, और हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है। बात समझे? हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना, 2 एटम है, और यहाँ कितना, 4 एटम है। तो हाइड्रोजन अनबैलेंस है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम है ना, यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है। ओके, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन प्लस 1 यहाँ ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन हो गया टोटल। सो यहाँ पे कितना है, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम है। अब इनको इस तरह से मल्टीप्लाई या किसी नंबर से, स्मॉलेस्ट फिगर से मल्टीप्लाई करना होगा कि इक्वल नंबर हो जाए। देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे तुमको खुद से दिमाग लगाना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर बन जाएगा, क्या नंबर ऑफ एटम्स रहेगा, नहीं रहेगा, तो खुद से दिमाग लगाओ। देखो 4 हाइड्रोजन है, कार्बन पहले से स्टेबल है एक एक के साथ, तो शायद इसको नहीं छेड़ते हैं, छोड़ो इसको नहीं छेड़ते हैं, इसको नहीं छेड़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, लेट से पहले हम दूसरे दूसरे इंक से करते हैं, तब तुम लोग शायद पता चले। मान लो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 बन जाएगा, 4 हाइड्रोजन, ये तो सही हो गया यार, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन चाहिए था, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, चलो ठीक। बट यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन देखो कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ हुआ और 2 ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, मतलब टोटल 4 ऑक्सीजन बन जाएगा फिर। अब 3 से बढ़ के 4 हो गया, जबकि इधर क्या है, यहाँ सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, फिर यहाँ 4 ऑक्सीजन बन जाएगा अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ का डबल है ये, इंटू 2, तो यहाँ पे क्या कर दो, ऑक्सीजन को भी इंटू 2 कर दो। अब देखो यहाँ जो तुम चेंज किए, अब देखो CH4 में C1 का 1 रहा, कार्बन 1 का 1 है। ओके, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ प्लस
टू इंटू ओ, देखो ये जो टू आगे लगा ये पूरे कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के साथ भी होगा, ऑक्सीजन के साथ भी होगा। सो टू हाइड्रोजन पहले से दो था और दो और आ गया, तो 4 हाइड्रोजन टोटल हो गया। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन आइटम है, ठीक। उसके बाद 2 ऑक्सीजन आइटम आ गया, तो 2 ऑक्सीजन आइटम यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन आइटम यहाँ पे, और यहाँ पे भी टोटल देखो 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन आइटम आ गया। सो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हुआ यहाँ पे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हम लोग लास्टली लिखें तो क्या लिखेंगे, CH4 प्लस 2O2 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ये हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये था अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और ये था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आया कैसे कैसे करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे व्हेन मीथेन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन, देखो यही ना हो रहा है, मीथेन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न करता है, CO2 के प्रेजेंस में बुझ जाता है वो चीज, जैसे कैंडल ही बर्न होता है ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में, एयर में क्या ऑक्सीजन है इसीलिए बर्न हो रहा होता है। तुम देखे होगे एक्सपेरिमेंट में, तुम ग्लास जार से बंद कर दो फिर वहाँ का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, फिर अपने आप कैंडल बुझ जाएगा। तो वही बोल रहा है व्हेन मीथेन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। क्या क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाता है। और मीथेन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल LPG है। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट रिएक्शन क्या कर रहा है, फिर से हम लोग वर्ड इक्वेशन लिए हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद उसको अनबैलेंस से बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखते हैं CuSO4 से, ओके। इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं NaOH, ठीक। उसके बाद अब ये एरो दे दिए हम लोग, कॉपर हाइड्रोक्साइड तो CuOH का होल ट्वाइस, ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, प्लस सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, Na2SO4, ये हुआ तुम्हारा केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन जो वर्ड इक्वेशन का है। अब इसको पहले हम लोग देखते हैं कि अनबैलेंस है भी कि नहीं है, पता चलेगा अनबैलेंस है ही नहीं, हम लोग बैठ के बैलेंस करने में लगे फालतू का, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो अब तुम लोग देखो कॉपर एक है, चलो ठीक, कॉपर एक ही है पूरे रिएक्शन में तो कॉपर एक। अब इधर प्रोडक्ट साइड देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। कॉपर यहाँ पे देखो एक है और कहीं कॉपर यूज नहीं हुआ, चलो ये भी एक, सो मीन्स कॉपर तो सही हो गया, कॉपर एकदम सही नंबर है, सही नंबर में है। सल्फर देखते हैं, एक सल्फर और कहीं रिएक्टेड में नहीं है, मतलब सल्फर एक ही है यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं सल्फर सल्फर सल्फर, देखो यहाँ भी एक ही सल्फर है, चलो ठीक है, सल्फर भी मैच्ड हो गया, चलो ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 ऑक्सीजन और प्लस देखो यहाँ पे एक है, तो ये टोटल 5 ऑक्सीजन हो गया, तो टोटल 5 ऑक्सीजन, ओके। अब इस तरफ कितना है, देखो यहाँ पे देखो, देखो होल के ऊपर 2 लगा हुआ है, ठीक है आगे में, तो इसका मतलब क्या, वो ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। सो मीन्स यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ एंड 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, देखो O4 में है ना 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH का होल ट्वाइस में क्या है 2 ऑक्सीजन हुआ, तो टोटल यहाँ पे 6 ऑक्सीजन आइटम हो गया, मीन्स ऑक्सीजन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, चलो ठीक। अब आगे देखते सोडियम पे आते हैं, यहाँ देखो Na एक ही है, चलो यहाँ एक है Na। अब यहाँ देखो Na यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे देखो 2 Na आ गया, समझ लो Na2 है यहाँ पे, 2 Na आ गया, मीन्स Na भी अनबैलेंस है, मतलब 1 Na इधर है रिएक्टर में और 2 Na बैलेंस है, मतलब प्रोडक्ट साइड है। अब यहाँ ऑक्सीजन तो हम लोग देख चुके हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो एक ही है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, और यहाँ देखो हाइड्रोजन, यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, समझ, और कहीं नहीं है, देखो 2 हाइड्रोजन, OH का होल ट्वाइस मीन्स हाइड्रोजन भी 2, सो मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। सो अब क्या करें कि ये 5 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन में बदल जाए, मतलब एक ऑक्सीजन जुड़ जाए, एक सोडियम जुड़ जाए और एक हाइड्रोजन भी जुड़ जाए। अब तुम लोग देखो दिमाग लगाओ, तुमको एक सोडियम चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए और एक ही हाइड्रोजन चाहिए बस। अब देखो तुम लोग ढूंढो रिएक्टेंट में, पहले रिएक्टेंट में ढूंढो या प्रोडक्ट में ढूंढो, तुम किसी में ढूंढ सकते हो, सो रिएक्टेंट में ढूंढो। अगर यहाँ मान लो हम लोग डिफरेंट कलर से करते हैं, तुम लोग ज़्यादा समझ में आया शायद। मान लो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा, NaOH2 इसका मतलब क्या, एक और NaOH आ गया, ठीक। सो एक और NaOH मतलब आ गया, मतलब एक Na और जुड़ गया,
एक ऑक्सीजन और जुड़ गया और एक हाइड्रोजन और जुड़ गया। देखो इस पूरे केमिकल फॉर्मूला में दो Na2 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि दो अगर एक और जोड़ेंगे तो 4 जुड़ जाएगा टोटल, मतलब समझ रहे हो। अगर मान लो केमिकल फॉर्मूला होता है यहाँ पे Na2OH और तब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो टोटल कितना चार सोडियम एटम हो जाता है, नहीं, बट ऐसा नहीं है। क्या है यहाँ पे, एक NaOH है, मतलब Na भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है और H एटम भी एक है। तो अगर एक और जोड़ दें ऐसा ही तो क्या हम लोग का पूरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, मतलब एक Na भी जुड़ जाएगा साथ में, एक ऑक्सीजन भी जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन भी जुड़ जाएगा। अब हम लोग वापस से देखते हैं हम लोग का क्या क्या गड़बड़ाया हुआ था। 5 ऑक्सीजन था इधर राइट हैंड साइड और इधर 6 ऑक्सीजन था। अब देखते हैं हम लोग क्या है, यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पे हो गया, ठीक, SO4 में 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 2 सबसे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, टोटल कितना 6 ऑक्सीजन बन गया। चलो ये तो कलेक्ट हो गया, ओके। अब आते हैं सोडियम पे, तो देखो सोडियम कहीं और है नहीं, तो यहाँ पे देखो 2Na मीन्स 2 सोडियम एटम हो गया, तो 2 सोडियम एटम इस तरफ हुआ और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी Na2 था, 2 सोडियम एटम था, तो ये भी सेम सही हो गया, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, देखो यहाँ कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ कोई हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन सारा यहाँ पे NaOH के साथ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया रिएक्टेंट साइड, और यहाँ देखो OH का होल ट्वाइस पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और कहीं है नहीं, तो यहाँ भी ये भी सही हो गया, 2 हाइड्रोजन बन गया। अब न्यू क्या बन गया, ये 6 ऑक्सीजन बन गया, ये 2Na बन गया एंड ये 2 हाइड्रोजन बन गया। बात समझ में आ गया। तो अब इसका केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, CuSO4 plus 2NaOH gives us CuOH whole twice plus Na2SO4। ये हुआ तुम्हारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसे ऐसे करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, ठीक। देखो यहाँ पे when sodium hydroxide solution is added, सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ रहे हो, ये वाला देखो, इसी को हम फिगर में दिए हैं यहाँ पे। when sodium hydroxide solution is added to copper sulfate solution, कॉपर सल्फेट में डालें, अब ब्लू प्रेसिपिटेट क्या फॉर्म होता है, ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन में जरूरी है। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म हो गया, ये क्या बना है PPT। हम लोग प्रेसिपिटेट जाने थे क्या होता है, तो ये प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म हो गया ब्लू कलर का, ये किस कलर का है, ब्लू कलर का। तो ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखना, ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। इस फॉर्म अलॉन्ग विथ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ही बना, तो ये जानना बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना एकदम, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखो एक और करवा दें या होमवर्क दे दें, एक और करवा देते हैं, उसके बाद 2 होमवर्क दे देंगे हम, चलो ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब हम लोग पहले मिलाते हैं कि क्या क्या सेम है क्या नहीं है, ठीक। सो इसको अगर मिलाया जाए तो यहाँ देखो एक Fe है, एक, और यहाँ आया है, यहाँ देखो 3 Fe हो गया, ठीक, 3 Fe हो गया। देखो यहाँ पे ये वर्ड इक्वेशन दिया हुआ था, आयरन प्लस स्टीम, आयरन देखो सिंगल भी एग्जिस्ट करता है Fe, तो इसको Fe लिख दिए। स्टीम, स्टीम क्या होता है, वाटर वेपर, वाटर वेपर को ना स्टीम बोलते हैं भैया, तो वाटर वेपर मतलब वाटर ही ना, तो H2O लिखेंगे, ठीक है। आयरन 2,3 ऑक्साइड, ये तुम लोग जानते होगे, 9th में पढ़े होगे, तो 2, या फिर हम बता देते 2,3 क्या होता है। देखो आयरन का 2 वैलेंसी होता है, एक +2 वैलेंसी, एक +3 वैलेंसी, ओके। सो इसका जो 2 और 3 वैलेंसी होता है उसी को यहाँ पे 2 और 3 लिखे हैं, ओके। 2 और 3 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो H2 में डिनोट करते हैं, ठीक। चलो अब यहाँ पे मिलाते हैं, तो एक Fe था, यहाँ 3 Fe है, तो सबसे पहले तो यहीं गड़बड़ा गया, मतलब यहाँ पे एक Fe है और इस तरफ 3 Fe है, ठीक है। इसको सही करना है। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ आया यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन, ये तो भैया भैया सही है, चलो। तो मतलब 2 हाइड्रोजन ये सही हो गया। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन एक है, सिर्फ एक, और यहाँ ऑक्सीजन 4 है भैया, 4 ऑक्सीजन है टोटल, समझ रहे हो, 4 ऑक्सीजन है टोटल, और यहाँ पे एक ही है, मतलब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन हुआ और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया। अब तुमको दोनों को बैलेंस करना है, तो तुम लोग सोच रहे होगे देखो यहाँ एक Fe है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 3 Fe है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
जो कि सही बात है, होना भी चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Fe तो बैलेंस हो गया। चलो ठीक, Fe बैलेंस हो गया। अब देखो 3Fe हो गया, यहाँ 3Fe हो गया। अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन तो Fe में है भी नहीं, तो ऑक्सीजन सिर्फ एक जगह रिएक्टिव में H2O में, और अगर वहां का अगर तुम बैलेंस करने गए तो H2 भी गड़बड़ाएगा जो कि पहले से बैलेंस था, तो फिर तुमको H2 को भी बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 इंटू Fe किए, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। ठीक, अब वो बैलेंस करने के लिए तुमको इसी को छेड़ना पड़ेगा। ठीक, यहाँ 4 था तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से जब ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किए तो ये तो बन गया 4 ऑक्सीजन आइटम, ये इक्वल हो गया। बट फिर क्या बदल गया, यहाँ पे देखो 8 हाइड्रोजन आइटम आ गया टोटल, और उस तरफ कितना 2 ही हाइड्रोजन आइटम है। समझ रहे हो, देखो हाइड्रोजन आइटम यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन आइटम अब कितना हो गया 8, और यहाँ पे अभी भी कितना है 2 ही है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया भैया, 4 ऑक्सीजन भी आ गया, 3Fe भी आ गया। ठीक, बट यहाँ एक अनबैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो कोई गलत होगा, नहीं होगा गलत। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, और इससे कोई और हार्म भी नहीं होगा, ना ऑक्सीजन को हार्म होगा ना Fe को हार्म होगा। 4 से अगर हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। सो इसको भी क्या से 4 से मल्टीप्लाई किए, ओके 4 से मल्टीप्लाई किए इंटू 4 हाइड्रोजन किए। ठीक, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। तो अब देखते हैं, फिर से वापस मिलाते हैं, तो 3Fe हो गया, 3Fe, यहाँ पे भी 3Fe, चलो ये सही हो गया। 4 टू जा 8 हाइड्रोजन आइटम, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ देखते 4 टू जा 8 हाइड्रोजन आइटम, ये भी बैलेंस हो गया। और यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन आइटम था, यहाँ पे भी क्या है 4 ऑक्सीजन आइटम है, तो ये भी अब बैलेंस हो गया। सो मीन्स केमिकल रिएक्शन जो कि बैलेंस था वो क्या आया है अब, 3Fe प्लस 4H2O gives 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। ओके, सो की बात समझ गए। ठीक, चलो तो अब अगला 2 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, होमवर्क, और ये भी अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। तुम लोगों ने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच इतना दूर फॉलो करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग आज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन सीखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया हम कमेंट डाउन कर सकते हो, तुमको DM कर सकते हो, हम वापस से समझा देंगे तुमको शायद, या फिर शायद हम एक और वीडियो ले आए कि तुम लोग अगर नहीं समझ, और एग्जाम्पल सेट ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ हम और अच्छे से समझा पाए। तुम लोग अगर नहीं समझ में आया तुमको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे DM करके, या फिर तुम कमेंट डाउन कर दो डायरेक्ट, हम तुमको रीच आउट कर लेंगे। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, बाय बाय।